जी अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। सो दिस इज द ऑन गोइंग बात करूंगा मैं, पार्ट 3 कह लें आप इसको, जेल का। जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी बसर करने लगते हो। मेरी गिनती कट गई जनाब, पार्ट 3 में बताऊंगा आपको मेरा जेल का। उसमें जब मैंने गिनती होती है, जब आपके कमरे में गिनती डलती है, आपको एक रूम साइन किया जाता है जिसके अंदर तकरीबन 60 पीपल सोते हैं। तकरीबन 40 से 60 लोग सोते हैं उसमें। हर एक ने अपनी बाल्टियां रखी होती हैं जिसके ऊपर ढक्कन लगा के लॉक लगाया होता है उन्होंने, उसके ऊपर ताला लगाया होता है। वो या तो आपका कैबिनेट होता है या तो आपको काफ़ी अरसा हो जाता है रहते हुए वहाँ पे। तो सामने एक पूरी वॉल पे कैबिनेट्स बने होते हैं, लॉकर्स जिन्हें कहते हैं, बने होते हैं। उन पे नंबर्स लिखे होते हैं और उन पे नाम लिखे होते हैं जिनके लॉकर्स होते हैं। जब मैं गया था उस पर नाम नहीं थे, लेकिन बाद में फिर नाम इसलिए लिखे गए क्योंकि मोस्टली गैर ज़रूरी चीज़ें पाई जाती थी लोगों के लॉकर से, तो फिर लोग मुकर जाते थे कि ये मेरा लॉकर नहीं है। तो उस पर बाकायदा नाम उन्होंने कहा कि इस पर चिट लगेगी आइंदा से कि जिसका लॉकर होगा उसका नाम लिखा जाएगा लॉकर के ऊपर। तो खैर मैं तो अभी नया नया गया था, मेरी बारक नंबर 3 थी और मेरे मुकदमे वाल की बारक नंबर 2 थी। मुकदमे वाल का दरअसल इशू ये था कि उसको पुलिस वालों ने इतना मारा था कि उसकी टांगें बिल्कुल, जो रोलर जिसे आप सुनते हैं, रोलर फेरते हैं जो ऊपर चढ़ के डंडे रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ के रोलर फेरे जाते हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन उसके साथ हुई थी क्योंकि उसके भाई और उसके मामू जान जो है काफ़ी लेट हो चुके थे आने में, पैसे देने में पुलिस वालों को। क्योंकि जब पुलिस वालों ने मारना होता है वो सिंपल एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, या तो पैसे दो, मारेंगे नहीं, तफ्तीश फिर भी होती है, लेकिन ये है कि मार थोड़ी कम हो जाती है। वो थोड़े से लेट हो गए थे इतनी देर में, तो उनका खैर उसका हो चुका था जो होना था। खैर उसको उस कमरे में गिनती डली, उसके हांडी वाल उसको बहुत अच्छे मिले थे। हांडी वाल कहते हैं, खड्डी वाल कहते हैं, पठान थे। उन पठानों ने इसकी मालिश की, इसकी टांगों की, और इसको कहा धूप में बैठो ताकि तुम बेहतर हो सको दिन ब दिन। मैं जाके पूछता था उसका ख्याल, देखा मैंने शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मैं जाके देखता रहा क्योंकि वो बिल्कुल चल नहीं सकता था। तो मैं तो खैर कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद जब हमें, खैर जब वहाँ पे जुडिशल किया था, तो हमें सिंपल सी एक बात उन्होंने बताई थी कि यार तुम लोग क्रिमिनल्स नहीं हो। क्योंकि क्रिमिनल्स हम लोग देख के ही पहचान जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम है रोज़ाना का क्रिमिनल्स को कैच करना, फिर उनसे तफ्तीश वगैरह करना। तो खालिद साहब ने हमें सिंपल ही मुंह पे बताया था। उन्होंने कहा था यार देखो तुम लोग क्रिमिनल्स नहीं हो, अंदर काफ़ी बड़ी जगह है, रहोगे, बेल लगाना निकल आओगे। खालिद साहब को कहना पैरवी करें, मुझसे मिलें, मैं बताऊंगा उन्हें कैसे लगानी है, कौन सा वकील सही है। मैंने कहा अच्छा जी ज़रूर। जब हम जुडिशल हो रहे थे, तो खैर मुझे जो बंदा मिला उसका नाम अब्बासी था। उसका नाम भी अब्बासी था, उसके काम भी अब्बासियों वाले थे। है वो किसी, इधर ही किसी पिंडीवाल का ही था, किसी गांव का। मुझे तो नहीं इसकी डिटेल पता था। किसी मर्डर के केस में अंदर खोखरों का बहुत ज्यादा लाडला कह लो, करता कोई लाडला नहीं था, सिंपल जाके उनकी टांगे दबाता था, खोखरों के नौकरों की टांगे दबाता था। तो खोखर बना हुआ था वहाँ पे बहुत से लोग उस दौरान जेल में, जब खोखर्स अंदर बंद थे, ताजी खोखर साहब के साथ उनके बाकी साथियों का अंदर ही था ज़्यादा। तो उनके फॉलोअर्स भी थे, उनके काफ़ी सारे जो काम करने वाले थे वो भी थे साथ। तो उन्होंने एक पूरा कमरा रखा हुआ था उसी कमरे के बिल्कुल ऐन ऊपर। मेरी बारक नंबर 3 के कमरा नंबर 2 में मैं गया था। तो वहाँ से मेरी जो होती है ज़िंदगी का आगाज़, अंदर की जेल की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और मैं काफ़ी परेशान था। शुरू के दिनों में आप बहुत परेशान होते हो, आपको नहीं पता होता कि आपकी कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा। थोड़े दिन गुजर, 1-2 दिन गुजरते हैं, मैंने गुजारे। उसके बाद मुझे कंबल प्रोवाइड कर दिया गया, घर से आए मेरे वालिद साहब और मेरे से। उन्होंने काफ़ी बहस मुबाहिसा किया कि तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, तुम डिटेल में बताओगे तो ये है तो वो है, अदरवाइज नहीं तुम फंस जाओगे। मैंने सिंपल उनको कहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, आपने 3 महीने वेट करना है, उसके बाद आपने बेल लगानी है। 3 महीने से पहले ना लगाना क्योंकि अक्सर कैंसिल होती है। अब मसला ये था कि जो मुकदमे वाल जब होते हैं दो, उनके बीच में इख्तलाफात इधर से स्टार्ट होते हैं कि बेल कौन पहले लगाएगा। अगर आप कहोगे ना कि हाँ जी मेरे पे वजन कम है, मेरे पे कोई बरामदगी नहीं है, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है,
तो मैं बेल लगाता हूँ तो मेरी बेल होती है। तो वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं होता था। वो कहता था नहीं मेरे पे कम है, हालांकि उसके ऊपर काफ़ी वज़न डाल दिया था उन्होंने, काफ़ी चीज़ें डाली थी। लेकिन मसला ये था कि मुद्दइयों का ज़ोर जो था वो मेरे पे था, कोशिश मेरे से ज़्यादा इस वजह से थी क्योंकि उनको मेरी वालदा का हिस्सा दरकार था कि वो किसी तरीके से वालदा का हिस्सा कोप सकें, पंजाबी च कहने। खैर हम लोगों ने उस दौरान, खैर मेरे वहाँ गिनती का मसला ये था कि कमरे में जो है वो किसी से बात नहीं करने देता था जो आबासी था, जिसकी खड्डी पे मैं गया था। खड्डी प्रोवाइड की जाती है उस बंदे को जो किसी के साथ हांडी वाली करता है, 3,000 रुपया मंथली दे के उसको मंथली देता है 3,000, वो उसकी सब्जी वगैरह ख़रीदता है, या 3500 रुपया, अब शायद ज़्यादा हो गया हो। उस दौरान 2014 में इतने ही थे, दिसंबर में, तकरीबन दिसंबर के दौरान का वाक़या है ये, जब मैं गया था तो तकरीबन इतने ही थे। तो अगर आप नहीं देते हो तो आपको वो आपकी या तो चीज़ें जब्त कर लेते हैं और आपको नहीं देते। खैर आप सामने वाले से किसी से जाके बात करते हो कोई, तो वो बुरा मनाता था कि ये कमीन है, ये लोग सही नहीं है, ये फ्रॉडी हैं, इनसे दूर रहो। कहता वो भी ठीक ही था, मैं तो सारे फ्रॉडी है उधर, हर कोई आपके बस फ़ायदा ढूंढता है आपसे कि आप किसी तरीके से फ़ायदा में लेके आए और आपका फ़ायदा उठा सके उससे, या तो आपसे पैसे वो किसी तरीके से कोप सके। खैर एनीवे, मैंने जब पहली मेरी गिनती थी, जो मेरी जो डली थी, तो मैंने जब पहली दफ़ा मैं जब गया था तो मैं पैसे ले आया था। पैसे लाने का तरीका कुछ ऐसे था कि शलवार के पांचों में डाल के, शलवार के पांचों में मुझे वहाँ एक दोस्त मिला जो कि मेरे साथ उसमें बंद था हवालात में, जब मैं रिमांड पे था। तो वहाँ पे भी उसकी भी तारीख थी। उसने मुझे मिला, उसने मुझे कहा, मैंने कहा पैसे कैसे लेके जाते हैं? उसने कहा ज़रा सा टक लगाना अंदर अपने शलवार के पांचे में और इन पैसों को उसके अंदर डाल लेना, और ये पैसे किसी को नहीं देना, कोई मांगे भी तो तब तक नहीं देना जब तक तुम्हें नहीं लगता कि इस जिनके साथ मैं रह रहा हूँ कि ये लोग ठीक हैं या नहीं है। या तो सिंपल गिनती कटा लेना, अपने वालिद को बता देना, दोबारा वो पैसे तुम्हें दे देंगे हांडी वाली के या जो भी है। मैंने कहा ठीक। खैर इसी तरह ही वक्त चलता रहा। तो थोड़े से दिन गुजरे, उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कैद के अंदर एक कैद में आ गया हूँ कि मुझे अब्बासी ना तो किसी से बात करने देता था, ना किसी के पास खड़े होने देता था। मैं भी बैठ जाता था और मेरे साथ दो और पढ़े लिखे जो मुझे मुलाहिज़े रूम में मिले थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे। वो भी उसी खड्डी पे आए थे और वो भी बड़े परेशान थे इस चीज़ को लेके कि वो भी वहाँ से भागना चाहते थे। अब मज़े की बात यह है कि उनको भी मेरे एरिया के लोग मिले और उन्होंने कहा कि जी आप आ जाओ हमारे पास। तो मुझे नहीं पता था उस बारे में, तो उसने मैं बताया उन्हीं दो लड़कों ने कि यार हम तो अपनी गिनती किसी और कमरे में कटवा के जा रहे हैं, पैसे दे के 3,000 रुपया लगता था अगर आप लैंडलॉर्ड हो, अगर आप बता दो कि गरीब हूँ तो 1,000-1,500 में भी गिनती कट जाती थी आपकी। खैर मैंने उनको 1,000 रुपया दिया था उस टाइम, तो मैंने अपनी गिनती कटवाई थी बाद में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने जब गिनती कटवाई उन्होंने मुझे कहा हम तो जा रहे हैं, तुम आना चाहते हो तो ज़रूर आओ। मैंने उनको कहा कि जी मुझे भी ले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा अकेला मुझे जो है खतरे से खाली कोई जगह नहीं लग रही कि इस कमरे में खतरे खतरे की घंटियां बज रही है मेरे कानों में, ना मुझे रात को सही तरह से नींद आती है। उसने कहा ऊपर खोखरों का कमरा है, उस कमरे में सुकून है, सफाई भी बहुत ज़्यादा है, रोज़ाना तकरीबन कमरे को साफ़ रखते हैं, कोई नस्वार नहीं थूकता, कुछ भी नहीं तो वहाँ पे आपको बाकी कमरों में लोगों की थूकी हुई नस्वारें नज़र आती थी कमरे के अंदर। तो चलना क्या, आपको बस देख के दिल ही ख़राब होता है। फिर आप एक गंदे माहौल में जब बड़े होते हो, यानी कि बड़े क्या होना है, आप तो बस वहाँ पे अब ज़िंदगी गुजार रहे हो। कहा जाए तो एक अगर आप ज़िंदगी जेल की ज़िंदगी में ही आप जाके बड़े होते हो, पहले की ज़िंदगी में आप सिर्फ बच्चे होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता। खैर मैंने भी गिनती कटवा ली और वो कैसे कटाई वो मुझे मिले, उन्होंने कहा अच्छा तुम अपने एरिए के हो, तुम भी हमारे साथ ऊपर आ जाओ। मैं गया लेकिन मुझे खड्डी तो नहीं मिली। मुझे उन्होंने सामने एक जगह दे दी सोने के लिए, जहाँ पे तकरीबन कब्र जितनी होती है उतनी ही कब्र जितना आपको मिलता है प्लॉट, वहाँ पे सोने के लिए जितनी कब्र होती है, 3 फुट चौड़ी होती है और 6 फुट लंबी जगह मिलती है जिसे खड्डी कहते हैं। वहाँ ये बताने के लिए इस चीज़ को कि जी आपकी जो ज़िंदगी है वो इतनी ही है और इसी में ही आपने चले जाना, ऊपर भी इतनी जगह मिलती है जेल में, और जब आप मर जाते हो उसके बाद भी ही इतनी जगह मिलती है। ये याद दहानी कराने के लिए होता है। खैर हम
जो है उसके बाद मैं ऊपर चला गया कमरा नंबर 6 में। वहाँ पे मैं जो है कोकरों के जो जिनके साथ उनके साथ काम करते थे मैं उनके साथ रहा, जिनको अक्सर आप लोग जानते होंगे निकू के नाम से। अल्लाह ताला उनको बरी करे यार, उनकी परेशानियाँ जो है दूर करे। पापा रमज़ान, अल्लाह ताला उन्हें भी बरी करे, मेरी तरफ से उनके लिए दुआ है। क्योंकि उन्होंने बहुत तहज्जुदें पढ़ी हैं मेरी आंखों के सामने, मैं गवाह हूँ। बहुत तहज्जुदें पढ़ते थे और मैं अक्सर उनको कहता था कि पापा रमज़ान आप इतनी तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह ताला को आपकी ये अदा अगर पसंद आ गई तो आपको क्या पता अल्लाह बाहर ही न जाने दे। मैं अक्सर ये कहता था उनसे जब मेरी उनसे दोस्ती हुई थी। क्योंकि जब मैं नया नया कमरे में गया था तो बिल्कुल मैं खामोश था। खामोशी से मैं पीछे जाके कॉर्नर में बैठ गया और मुझे बल्कि कमरे में सारे यही समझते थे कि ये एक पागल है। तो इस केस में आया, कत्ल के केस में, तो सारे कहते थे अच्छा। उनमें से कई लोगों ने मेरा अखबार में हेडलाइंस भी पढ़ी थी जब हुआ था ये सब सिचुएशन चल रही थी, जब मैं रिमांड में था। क्योंकि वहाँ अखबार बहुत चलता है, वहाँ अखबार बहुत पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा अखबार अगर पढ़ा जाता है तो वो पटियाला जेल में पढ़ा जाता है, वो भी कागजी अखबार, इलेक्ट्रॉनिक अखबार नहीं, क्योंकि वहाँ मोबाइल नहीं है। उस दौर में मोबाइल थे, लोग चलाते थे, यूज़ करते थे, आप फ़ोन शून कर सकते हो, लेकिन यह है कि घर कॉल करने के सिर्फ 5 मिनट देते थे वो आपको। 5 मिनट भी पूरे नहीं होने देते, जल्दी जल्दी कहते थे बस ठीक है बंद करो। तो आपसे वो ले लेते थे तकरीबन 100 रुपया, वो आपने देना होता था उन्हें। खैर मैं भी इसी तरह ही मजबूर लाचार इंसान की तरह से फिरता रहा। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया और मैं जेल में किधर पहुँच गया। ये यहाँ से जी सफ़र है, यानी कि 0 to हीरो तक का सफ़र जेल के अंदर। आई वॉज लाइक काफ़ी फेमस हो गया मैं फिर बाद में, तो जिस पे मुझे लोगों ने ये भी बोला कि ये आगे जाके आपके लिए एक इशू बनेगा। खैर वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। ये शुरू के दिन थे जब मैंने गिनती कटवाई और मेरी हांडी वाली ऊपर हो गई। लेकिन फिर वो भी हांडी वाली ज़्यादा सा मेरी नहीं चली थी, क्योंकि वो मुझे खड्डी तो दी नहीं थी उन्होंने कहा यार जब आपको खड्डी नहीं मैसर तो आप इनके साथ खाना ना ही खाओ। और वो बार बार कहता था, मुझे पुश करता था कि नहीं 2 बजे आके खाना खाया करो, इधर 2 बजे आके। जब आप नए नए जेल जाते हो आपको ना तो पता होता 2 कब बज रहे हैं, 3 कब बज रहे हैं, आप इतने परेशान होते हो और हर टाइम आप मस्जिद के अंदर बैठे रहते हो। एक ही चीज़ अल्लाह से कीजिए, अल्लाह जी केड़ी गुनाहों की सजा दे रहे हो, मैं कढ़ा दो बाहर तो बस। तो फिर आपके जहन में तमाम वो छोटे छोटे गुनाह जो आपने किए होते हैं, शायद उनमें से किसी एक। तो खैर मुझे उधर और भी बहुत से लोग मिले जो मेरे साथ रिमांड में थे थाने चौंतरे में। असलम भाई एक थे, उन्होंने वो DIG के काफ़ी अच्छे उनके साथ ताल्लुकात थे। उन्होंने हमारा जो है काफ़ी, मेरी ख़ास तौर पे काफ़ी सिफारिश करवाई कि नहीं जी ये लड़का अच्छा है। क्योंकि पुलिस वाले हर बात इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछने के लिए कि इस लड़के से पूछो इसको क्या पता है इससे दोस्ती करके। उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उन्हें वही बताया जो आपको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि यार लड़के को नहीं पता, लड़का यूज़ हुआ है जो भी है। फिर बाद में पुलिस वालों ने भी बाद में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो क्रिमिनल्स होते हैं हमें पता होता है इन क्रिमिनल्स का। क्रिमिनल्स शक्ल से पहचाने जाते हैं, वो क्रिमिनल हैं। उनकी 4 बातें करो तो उन्हें पता चल जाता है कि क्रिमिनल है। तो इस क्योंकि रिमांड में एक्टिंग ज़्यादा चलती नहीं किसी भी किस्म की। खैर रिमांड में मैं जब था तो मेरे साथ एक लड़का भी था, चोरी के केस में आया था, जिसे चौंतरे में चोरी का केस बहुत ही बुरा समझा जाता है। कोई अगर किसी का कट्टा चोरी कर ले या किसी का बकरा, वैसे कत्ल के केस में अगर आप चले जाओ तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं, खैर अल्लाह खैर करसी। खैर एनीवे इसके बाद जो है ज़िंदगी चलना शुरू हुई हमारी अंदर। तो अंदर हम उन लोगों से भी मिले, अपने कुछ एरिए के लोगों से मिले जो झगड़े के केस में आए हुए थे, जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग जेल में। तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ और वो लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से हुए क्योंकि उन्होंने मेरी बाहर की ज़िंदगी देखी थी। जिम जाना है, घर आना है, कमाई करनी है, दैट्स इट। सबसे पहला तो इशू मुझे ये था कि घर जो है इनकम क्या मैं दे रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत परेशानी थी अपनी वालदा और अपनी जो है घर वालों की तरफ से, घर वालों के लिए। तो मगर जो है पीछे जब आपको अपने रिश्तेदारों में कोई केस हो जाए तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार ही आपको ठोकर दे जाते हैं और आपके पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। खैर वालिद साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जो है वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। वो कोशिश मेरी भी यही थी मुझे निकालें, लेकिन हम लोगों की आपस में इख्तलाफात भी हुए। मैं नाराज़ भी रहा काफ़ी टाइम से क्योंकि मैंने जेल में 2 साल गुजारे, तकरीबन पूरे 2 साल होने वाले थे। बस 1 महीना पहले मैं बाहर आ गया था, मेरी बेल हो गई थी। तो
वो बेल कैसे हुई, किस परेशानियों में हुई, करवाने वाला कौन था, मैंने किन धोखों का सामना किया, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जब आप लोग जेल जाते हो तो जो है आप किसी अपने को भी, अगर आपका कोई अपना भी जेल जाता है ना, तो शायद अगर वो जाने से पहले उसने मेरी ये वीडियो सुन ली है, ये आवाज़ सुन चुका है मेरी, तो आई थिंक जो है उसके लिए वो उन चीज़ों से बच सकता है जो शायद मेरे साथ हुई। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा, जैसे कि फ़ोन सिस्टम। उस टाइम फ़ोन सिस्टम जेल वालों ने प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन अब वो लोग फ़ोन का सिस्टम एक प्रोवाइड करते हैं। आपका कार्ड बनता है बाकायदा, आप जाके घर वालों को कॉल कर सकते हो, एक दिन मुकर्रर होता है। बाकी आप मुलाकात के लिए बुला लो, वैसे लोकल फ़ोन वहाँ पे चलते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। खैर मेरी कमरे में ज़िंदगी स्टार्ट हुई। खोखरों के कमरे में सफाई बहुत थी। 8 बजे वो ड्रामा देखते हैं, देख के 9 बजे की खबरें सुन के आधा घंटा उसके बाद वो सो जाते हैं। उसके बाद किसी को चूं चां करने की कोई वो होती नहीं थी, चुप करके सारे सोते थे। तो मेरे साथ भी एक मेरा जो था खड्डीवाल जिसे कहते हैं, जो साथ में आपके सोता है, वो क्यानी नाम का एक बंदा था, जो कलर सईदा में फ्रॉड करता है मोस्टली औरतों के साथ, नाजायज ताल्लुकात रखने के जुर्म में जो था अंदर जेल आया था। बताता नहीं था अपना केस, लेकिन हर एक को झूठ बोलता था। अगर ओरिजिनल केस उसका पता चला था कि वो रेप के केस में जेल आया था। करता भी वो यही था क्योंकि वो मुंशी था किसी वकील का, और मुंशी लोग यही करते हैं, पैसे तोड़ते हैं और किसी का जिस्म भी खरीदना चाहे तो खरीद लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगला मजबूर होता है। यही काम हॉस्पिटलों में चलते हैं। तो मैं कई लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो कर चुके हैं। तो खैर हमें भी उस तरह का बंदा मिला। वो हमारी फेवर में अक्सर बोलता था, अक्सर फेवर में बातें करता था, पूछता था चीज़ें। तो उस दौरान आप बस एक ही चीज़ सोच रहे होते हो आसमान की तरफ देख के जब आप सोते हो, और मैं कंबल आधा नीचे रख के और आधा अपने ऊपर लपेट के बिल्कुल एज अ सैंडविच बना के, बर्गर बना के सोता था। तो इसी तरह मेरी जो थी वो, यानी कि पूरा दिन गुजारने के बाद ऐसे मेरे गुजरता था, जो कि आपको बिल्कुल दरवाजे के पास मिलती है। और सर्दी में दरवाजे के ऊपर शीट लगा देते हैं, प्लास्टिक वो प्रोवाइड करते हैं, आपने खुद लगानी होती है ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए और कमरा गर्म रहे सबके लिए। लेकिन शीट ट्रांसपेरेंट होती है, उससे वो देख सकता है पुलिस वाला इजीली, जो रात के टाइम वहाँ ड्यूटी करते हैं, जब गिनती बंद होती है सब सो रहे होते हैं। तो अगला बताऊंगा आपको कि फिर क्या हुआ और क्यानी के साथ मेरा जो है मसला क्या बना। और मेरे साथ एक भट्टी साहब होते थे जो बिल्लियों के बहुत ज़्यादा, जिनके साथ दोस्ती थी उनकी, और उनका क्या हुआ, वो कौन थे, और खोखरों के साथ मेरी आगे जाके दोस्ती कैसे हुई।